चलिए जी, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में सेक्शन 132 हम लोग पढ़ रहे थे, और अब हम कुछ केस लॉज की बात करते हैं। एक बहुत ही फेमस जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, एसआर बाटली बॉय। जरा उसके फैक्ट्स पढ़ते हैं, क्या इश्यूज था, क्या फैक्ट्स थे और कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। देखिए, एक बहुत ही फेमस फर्म है एसआर बाटली बॉय, बेसिकली ईवाई का ही पार्ट है ये, एंड कंपनी ईवाई का ही पार्ट है ये। एसआर बाटली बॉय के दो एम्प्लॉइज, एसआर बाटली बॉयज के दो एम्प्लॉइज क्लाइंट की लोकेशन पर, और इनका क्लाइंट का नाम था ईमार ग्रुप, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है। क्लाइंट की लोकेशन पे ऑडिट वगैरह का कुछ काम कर रहे थे। देखिए, बड़े ध्यान से फैक्ट समझना, क्या फैक्ट्स थे कि एसआर बाटली बॉय के दो एम्प्लॉइज क्लाइंट की लोकेशन पे, क्लाइंट था इनका ईएमआर, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, वहां पर अपना ऑडिट वगैरह का काम कर रहे थे, ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे। बात है ये, देखिए डेट्स वगैरह मैटर नहीं करती है, कौन सी डेट पे किस दिन की बात है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा नॉलेज पर्पज से आपको डेट वगैरह भी मेंशन करके बताता हूँ सब, कौन सी डेट थी, क्या था, ताकि थोड़ा सा केस और एक्चुअल लगे। बात है 11 सितंबर 2007 की, कि एसआर बाटली बॉय के दो एम्प्लॉयज अपने क्लाइंट के लोकेशन पर ऑडिट वगैरह कंडक्ट कर रहे थे। तभी इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है ईएमआर ग्रुप पर, ईएमआर कंपनी पे, और इन दो एम्प्लॉयज के लैपटॉप्स, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है ईएमआर ग्रुप पे। अब ईएमआर ग्रुप के लोकेशन पे ये दो एम्प्लॉयज अपना ऑडिट वगैरह का काम कर रहे थे। इनकम टैक्स ने क्या काम करा, इन दोनों एम्प्लॉयज के, इन दो एम्प्लॉयज के लैपटॉप भी सीज कर लिए। इनकम टैक्स ने ये दो एम्प्लॉयज के लैपटॉप भी सीज कर लिए। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आई कि भैया एसआर बाटली बॉय के दो एम्प्लॉयज ईएमआर के, उनके जो ईएमआर एक उनका क्लाइंट था रियल एस्टेट कंपनी, वहां पर ऑडिट वगैरह कंडक्ट कर रहे थे। उसी टाइम इनकम टैक्स की रेड पड़ी, और इनकम टैक्स की रेड पर उन्होंने जो है, इनकम टैक्स वालों ने उन दोनों एम्प्लॉय के लैपटॉप भी सीज कर लिए। ठीक बात है। उसके बाद आगे क्या बात हुई, आगे सुनिए। 17/9/2007 को रेड पड़ी थी, 11 सितंबर 2007 को रेड पड़ी थी, 11 सितंबर 2007 को। उसके बाद 17/9/2007 को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ने समन इशू करा अंडर सेक्शन 131, किसको, टू मिसेस संध्या एंड श्री संजय जैन। ये कौन थे दोनों, संध्या और संजय जैन? एसआर बाटली बॉय के वो दोनों एम्प्लॉय जिनके लैपटॉप सीज हुए थे। एसआर बाटली बॉय के दोनों एम्प्लॉय जिनके लैपटॉप सीज हुए थे। तो देखिए, बड़ा फैक्ट्स बता रहा हूं, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि एसआर बाटली बॉय के दो एम्प्लॉय, नाम था संध्या और संजय जैन, ये अपने क्लाइंट एमआर रियल एस्टेट कंपनी थी, वहां पर ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे। उसी टाइम इनकम टैक्स की रेड पड़ी, और इनकम टैक्स ने इन ऑडिटर्स के भी लैपटॉप जो है सीज कर लिए। ठीक बात है। उसके बाद 17 सितंबर 2007 को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 131 के तहत एक सम्मन इशू करा। किसको सम्मन इशू करा? संध्या, संजय जैन, जो एसआर बाटली बॉय के दोनों एम्प्लॉयज थे जो ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे क्लाइंट के लोकेशन पे, उन दोनों को एक सम्मन इशू करा, और उनसे कहा कि भाई देखिए, हम सम्मन 131 में सम्मन क्यों इशू करता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन, अगर डिपार्टमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो सम्मन इशू करके वो इन्फॉर्मेशन आपसे ले सकता है। उन डिपार्टमेंट ने संध्या और संजय को सम्मन इशू करा 131 सेक्शन 131 में, और कहा कि भैया अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लो, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट मान रहा है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लो, जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मान रहा है वो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दो।
18 सितंबर 2007 को उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। 11 सितंबर को रेट पड़ी। 17/9 को 131 इश्यू करके डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ने एसआर बाटली बॉय के दोनों एम्प्लॉय को सम्मन इश्यू करा और कहा भैया हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, 131 कहता है हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लो। 18/9/2007 को उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की रिक्वेस्ट पर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की रिक्वेस्ट पर दोनों एम्प्लॉय ने, संध्या और संजय, दोनों एम्प्लॉय ने जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा था रिलेटिंग टू किससे? ईएमआर ग्रुप से। ईएमआर ग्रुप प्लस उसकी 3 ग्रुप कंपनीज थी। डिप्टी डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे दोनों एम्प्लॉय संध्या और संजय ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डेटा अवेलेबल था किससे रिलेटेड? ईएमआर ग्रुप प्लस उसकी ईएमआर ग्रुप का प्लस उसकी जो 3 अलग सब्सिडरी है, जो उसकी जो ग्रुप कंपनी थी, उनका डेटा, उसका डेटा डिप्टी डायरेक्टर को प्रोवाइड करा दिया। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड हिम विद द इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिलेटेड टू 3 कंपनीज ऑफ ईएमआर ग्रुप विद प्रिंट कॉपीज ऑफ द डेटा, प्लस इसके जो भी प्रिंट कॉपीज वगैरह थी वो भी प्रिंट कॉपीज वगैरह भी प्रोवाइड करा ली। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बड़ा स्मूथ चल रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल फिर रिपीट कर रहा हूं, एसआर बाटली बॉय के 2 एम्प्लॉय, क्लाइंट लोकेशन पे, इनका क्लाइंट का नाम था एएमआर, जो कि रियल एस्टेट कंपनी है, बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। वहां पर ये दोनों एम्प्लॉय अपना ऑडिट वगैरह कंडक्ट कर रहे थे। अचानक से इनकम टैक्स की रेट पड़ती है। इनकम टैक्स की रेट में डिपार्टमेंट जो है, जो भी ऑफिसर्स था, उन्होंने जो है इन दोनों एम्प्लॉय को भी लैपटॉप सीज कर लिया और दोनों एम्प्लॉय को 131 में सम्मन इश्यू करा कि भैया हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए। और उन दोनों एम्प्लॉय ने भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा उनके पास फॉर्म में डेटा अवेलेबल था ईएमआर ग्रुप का और उसकी जो भी ग्रुप कंपनीज थी, उनका डेटा डिप्टी डायरेक्टर को प्रोवाइड करा दिया। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर इससे माना नहीं, उसने बात बोली। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि भैया एम्प्लॉय, तुम्हारे पास जो हमने ये लैपटॉप, तुम्हारा जो हमने लैपटॉप सीज करा है ना, ये जो हमने लैपटॉप तुम्हारा सीज करा है, हमें इसका एक्सेस चाहिए, हमें इसका अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए, ताकि हम इस लैपटॉप में एएमआर ग्रुप से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि देखिए, हमने आपको सम्मन दिया, एम्प्लॉय को, दोनों को सम्मन दिया, आपने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें आपके लैपटॉप का एक्सेस चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें और भी इंफॉर्मेशन इस सर्च एंड सीजर से रिलेटेड, इस रेट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट के लिए, ईएमआर ग्रुप के लिए मिल जाएगी। ठीक बात है, हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी भाई। अब इंफॉर्मेशन ईएमआर ग्रुप की भी मिल जाएगी और हो सकता है और भी दूसरे क्लाइंट हो, अदर क्लाइंट, आपके जो अदर क्लाइंट, उनकी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब देखिए, लैपटॉप के अंदर ऐसा तो है नहीं खाली ईएमआर ग्रुप का ही डेटा हो। डिपार्टमेंट ने सर्च रेड मारी ईएमआर ग्रुप पर, ठीक है, लैपटॉप सीज करे एम्प्लॉय के, एसआर बाटली बॉय के एम्प्लॉय के, क्योंकि उस लैपटॉप में ईएमआर ग्रुप प्लस और भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन थी, बेसिकली ईएमआर ग्रुप की इंफॉर्मेशन थी। उन्होंने कहा भैया हमने आपके लैपटॉप सीज कर दिए, हमें इसका एक्सेस चाहिए, ताकि हमें जो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम उस इंफॉर्मेशन ले ले। लेकिन दोनों एम्प्लॉयज ने रिफ्यूज कर दिया पासवर्ड देने से। दोनों एम्प्लॉय ने रिफ्यूज कर दिया पासवर्ड देने से। अब देखिए, लैपटॉप सीज कर लिया, लेकिन लैपटॉप में तो पासवर्ड डाल के तभी तो इंफॉर्मेशन मिलेगी ना उससे। लैपटॉप सीज करने से क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन तो लैपटॉप के अंदर है। तो डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि भैया हमें इसका एक्सेस दीजिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। एम्प्लॉय ने मना कर दी कि नहीं साहब, हम आपको इसका जो है पासवर्ड वगैरह नहीं दे सकते,
हमारा इसमें जो है और भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक बात है। डिपार्टमेंट ने क्या काम करा, डिप्टी डायरेक्टर ने क्या करा, हैकर्स बुलाए, हैकर्स बुलाए लैपटॉप पासवर्ड क्रैक करने के लिए। साहब कोई हैकर ये काम नहीं कर पाया। डिपार्टमेंट ने हैकर्स बुलाए कि इनके लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक हो जाए ताकि एक्सेस करें और इंफॉर्मेशन निकाले। हैकर कुछ काम नहीं कर पाया। उसके बाद लैपटॉप को भेजा गया सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, लैपटॉप को भेजा गया, सीज लैपटॉप को भेजा गया सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि सेंट्रल फॉरेंसिक ऑफ साइंस लेबोरेटरी भी इस पासवर्ड को क्रैक नहीं कर पाए। इतना जबरदस्त पासवर्ड था ईवाई में, इतना सिक्योरिटी सिस्टम उनका इतना तगड़ा है कि लैपटॉप को अच्छे से अच्छा कोई हैकर, इवन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी इस पासवर्ड को क्रैक नहीं कर पाई। अब देखिए आगे क्या बात हुई। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर वापस से गया किसके पास, एम्प्लॉय के पास, दोनों एम्प्लॉय के पास। उनसे कहा भैया जी पासवर्ड दे दो, आपका लैपटॉप जो हैकर भी नहीं क्रैक कर पाए, हमने लेबोरेटरी में भेजा वहां पे भी नहीं क्रैक पाए, हमें तो इसका पासवर्ड दे दीजिए, हम इससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय ने फिर डिक्लाइन कर दिया कि साहब हम इसका पासवर्ड नहीं दे सकते, हम इसका पासवर्ड नहीं दे सकते। उसके बाद क्या हुआ, इनके लैपटॉप्स को सील्ड कर दिया गया, मतलब सील लगा के, मोहर वगैरह लगा के उसको पैक कर दिया, लोग अब कोई यूज नहीं कर सकता इसको। सीज करा, सीज करने में भी क्या, क्यों सीज करा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि भैया हमारे जिस पर्सन पे हमने रेट डाली है, जिस एसएससी पे, जिस कंपनी में हमने रेट डाली उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस और भी क्लाइंट हो गए उनकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उन्होंने कहा भैया पासवर्ड दे दो, दोनों एम्प्लॉय ने मना कर दिया, नहीं सब हम पासवर्ड नहीं दे सकते, हम पासवर्ड नहीं दे सकते। डिपार्टमेंट ने फॉरेंसिक लैब में भेजा, वहां पे भी पासवर्ड क्रैक नहीं हो पाया। फिर दोबारा मांगा एम्प्लॉय से, उन्होंने फिर पासवर्ड देने से मना कर दिया कि नहीं सब हम पासवर्ड नहीं दे सकते। अब केस यहां पर यह फंसा, जब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ने इस लैपटॉप को सील करवा के एम्प्लॉय की उन दोनों की प्रेजेंस में इस लैपटॉप को सील्ड कर दिया, लो जी सील पैक वैक करके थप्पा मार के जाओ जी। अब प्रॉब्लम यहां पर खड़ी हुई, एसआर बाटली बॉय ने एक रिट पिटीशन डाली, एसआर बाटली बॉय ने रिट पिटीशन डाली। अब उनका कहना यह था, अब देखिए दोनों ने क्या क्या बातें बोली। एसआर बाटली बॉय ने रिट पिटीशन डाली और उनके लॉयर, उनके काउंसिल का कहना मत ये था कि सर देखिए, जज साहब देखिए, इस लैपटॉप में हम मानते हैं ईएमआर ग्रुप का डेटा है, हम मानते हैं एम्प्लॉय के लैपटॉप में ईएमआर ग्रुप का डेटा है और इनकम टैक्स को राइट भी है, अथॉरिटी को राइट भी है कि उस डेटा को देख सकता है, ठीक है, ईएमआर से ग्रुप से डेटा देख सकता है। लेकिन उस लैपटॉप में 47 अदर क्लाइंट का भी डेटा है, उस लैपटॉप में 47 अदर क्लाइंट्स का भी डेटा है जिस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, जिस पर कोई सर्च नहीं हुई, जिस पर कोई रेड नहीं है। आईसीआई के प्रोफेशनल कंडक्ट के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉय अपना लैपटॉप दे देते हैं और बाकी डेटा को भी एक्सेस करने का राइट दे देते हैं कि ठीक है आप ईएमआर ग्रुप के साथ साथ बाकी डेटा भी दे सकते, तो फिर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, फिर तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि एक ऑडिटर अपने क्लाइंट का डेटा किसी को भी जाके उठा के दे रहा है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ ना। हम ऐसा कर सकते हैं कि ईएमआर ग्रुप का डेटा एक पर्टिकुलर फोल्डर में है, एक अलग फाइल है, वहां पर हमारी प्रेजेंस में, ऑडिटर्स की प्रेजेंस में, उन एम्प्लॉय की प्रेजेंस में इनकम टैक्स वो डेटा देख सकता है, जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकता है, लेकिन लैपटॉप का एक्सेस नहीं दिया जा सकता, पूरा लैपटॉप उन्हें पकड़ाया नहीं जा सकता। इनकम टैक्स ने बात मना कर दी कि नहीं साहब हम ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें तो लैपटॉप का एक्सेस चाहिए। अब
डिपार्टमेंट के लॉयर ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सर ऐसा नहीं है, हम लैपटॉप का एक्सेस इसलिए चाह रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ईएमआर से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारा लैपटॉप में, हम सारा लैपटॉप खंगाना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला कि वी वांट टू असर्टेन वेदर द डेटा रिलेट्स टू ईएमआर, द एंटायर डेटा अवेलेबल ऑन द लैपटॉप विल हैव टू बी एग्जामिन। ईएमआर से रिलेटेड जो भी डेटा है पूरा लैपटॉप एग्जामिन करना चाहते हैं, पूरा लैपटॉप एग्जामिन करना चाहते हैं। जबकि एसआर बाटली बॉय के लॉयर ने क्या बोला कि भैया ईएमआर से रिलेटेड डेटा एक अलग फोल्डर में है, डिफरेंट स्ट्रिक्ट फाइल है, और उसका 47 अदर क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट अड़ाए, नहीं भैया हमें लैपटॉप का एक्सेस चाहिए क्योंकि हम पूरा लैपटॉप खंगालना चाहते हैं। ईएमआर का हो सकता है डेटा आपने कहीं और छुपा रखा हो, किसी और फाइल में हो, हम पूरा ढूंढना चाहते हैं, हम पूरा डेटा चाहना चाहते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया है। बाकी पेटिशनर क्या बोलेगा, एसआर बाटली बॉय का लॉयर क्या बोलेगा, नहीं साहब 47 का अदर क्लाइंट्स का डेटा है, कैसे कैसे एक्सेस देते हैं आपको। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी। कोर्ट ने एसआर बाटली बॉय की भी बात सुनी, उनके लॉयर की भी बात सुनी कि भैया 47 अदर क्लाइंट्स का भी डेटा ऐसे एक्सेस कैसे दे दें, डिफरेंट फाइल में फोल्डर है ईएमआर ग्रुप का, वहां से लेना तो ले लो, बाकी हम लैपटॉप का एक्सेस नहीं दे सकते। इनकम टैक्स की भी कोर्ट ने बात सुनी। इनकम टैक्स कहता है भाई ईएमआर को हम पूरी तरह से एग्जामिन करना चाहते हैं और ईएमआर का सारा डेटा लैपटॉप में हम ढूंढ लेंगे अपने आप, जहां पर जो में रेलिवेंट लगेगा, हम पूरा लैपटॉप एग्जामिन करना चाहते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह फैसला दिया। अब फैसला क्या दिया, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला क्या दिया होगा, आप बताइए क्या फैसला क्या दिया होगा। कोर्ट ने कहा कि साहब यह बात ठीक है कि डिपार्टमेंट ने एमआर ग्रुप पे रेड डाली है और बाटली बॉय के एम्प्लॉय उस टाइम वहां पर ऑडिट कर रहे थे, ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे। उनके लैपटॉप में ईएमआर ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि उनके लैपटॉप में उनके बाकी क्लाइंट की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिनकी डेटा वो इनकम टैक्स को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनके क्लाइंट पे कोई इस तरह की कोई सर्च सीजर या कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। अगर वो एम्प्लॉय बाटली बॉय के ऑडिटर्स के एम्प्लॉय जो कि ऑडिट कर रहे थे, अगर वो अपने लैपटॉप का एक्सेस दे देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके अदर 47 क्लाइंट है उनके डेटा को वो टैंपर कर रहे हैं, एक तरह से डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसलिए बाटली बॉयज सही बोल रहे हैं और डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप उनके लैपटॉप को वापस कर दीजिए। देखिए क्या आया, where the client of the auditor was subject to such, client of the auditor was subject to such, and the audit firm itself had not been subject to search on a writ petition by the auditor, it was held the search party does not have access to data of the other client, 47 जो other client थे, contained in the laptops of the auditor, and hence laptop was written by the डिपार्टमेंट टू द बाटली बॉय। ठीक बात है, एक ही केस था। इस केस में हमने समझा कि साहब अगर इंफॉर्मेशन है लैपटॉप में तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती अनटिल अनलेस उन पे कोई प्रोसीडिंग ना चल रही है। अब एक केस और है, एक केस और है। ये केस क्या कहता है, इसमें क्या केस हुआ, चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। एक सीए फर्म थी, एक सीए फर्म थी, फर्म का नाम था यूके महापत्रा एंड कंपनी। सीए फर्म थी, फर्म का नाम था यूके महापत्रा एंड कंपनी। 28 मई 2008 को टैक्स अथॉरिटी ने, टैक्स अथॉरिटी का इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स अथॉरिटी ने जो भी अथॉराइज ऑफिसर होंगे उन्होंने इसको ऑथराइज करा, आईटी को ऑथराइज करा कि भैया यूके महापत्रा एंड कंपनी पे अंडर सेक्शन 133A सर्वे करना है। आईटीओ अंडर सेक्शन 133A यूके महापत्रा पे सर्वे करने पहुंच गया।
फर्म की प्रीमाइसेस का सर्वे किया गया, फर्म की प्रीमाइसेस का सर्वे किया गया, आरटीओ ने यूके महापत्रा जी को, उत्तम कुमार महापत्रा पूरा नाम था, उनको ऑथराइजेशन शो करा कि भैया देखिए 133 में मुझे ऑथराइज किया गया है, आपके यहां मुझे सर्वे कंडक्ट करना है, और उस ऑथराइजेशन पे यूके महापत्रा जी के साइन वगैरह करा लिए, लेकिन उसकी कॉपी वगैरह उनको नहीं सर्व करी। ठीक है, सिंपल है, एक सर्वे 133 में सर्वे कंडक्ट करा यूके महापत्रा एंड कंपनी, उत्तम कुमार महापत्रा एंड कंपनी पे, आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर ने, और उनको जो है ऑथराइजेशन वगैरह शो करा, उनको साइन वगैरह करवा ली उनसे। अब टैक्स अथॉरिटी ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने सर्वे करने के बाद कुछ फाइल्स सेलेक्ट करी और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे मार्क वगैरह कर दिया। हमने पढ़ा था ना, प्लेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। कुछ फाइल वगैरह सेलेक्ट करी और कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन वगैरह, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन वगैरह लगा दिए। इस सर्वे के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड कर लिया गया, मतलब सीज कर लिया गया एक तरह से। इस सर्वे के दौरान कुछ बुक्स और डॉक्यूमेंट को इंपाउंड कर लिया गया, मतलब सीज कर लिया गया। यूके महापत्रा जी ने एप्लीकेशन दी, यूके महापत्रा जी ने एप्लीकेशन दी किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि भैया आपने जो मेरे डॉक्यूमेंट सीज करे हैं ना, उसको तुरंत आप रिलीज कर दीजिए। यूके महापत्रा जी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखी कि भैया आपने सेक्शन 133 ए के तहत जो सर्वे किया है और उसमें जो मेरे डॉक्यूमेंट सीज करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप उनको रिलीज कर दीजिए। जो भी मेरी लूज शीट वगैरह आपने जो भी रिटेन करा है उसको आप पूरी तरह से अभी से रिलीज कर दीजिए। और उन्होंने ये भी बोला रिलीज कर लीजिए, अभी इतनी बात। अब उसके बाद बात पहुंची, अब रिलीज वगैरह तो ऐसे इतना इजी होता नहीं है। पहले तो वो यही हल्ला मचा रहा सब इलीगल है, बात यही हो रही थी। तो वैसे तो देखा जाए, ये जो फैक्ट्स बता रहा हूं रिट पिटीशन के बाद ही फैक्ट्स पता चलते हैं। यूके महापत्रा जी ने रिट पिटीशन फाइल करी अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब उन्होंने एप्लीकेशन की फाइल वगैरह वापस कर दो, उन्होंने मना कर दिया साहब अभी तो हम अभी वापस नहीं कर सकते। यूके महापत्रा जी ने जो है एक रिट पिटीशन फाइल करी। उन्होंने अपने रिट पिटीशन में बात बोली कि साहब मेरे फर्म के अगेंस्ट में जो सर्वे कंडक्ट हुआ है ना, उन्होंने कोर्ट में बोला, उनके वकील ने बोला कि मेरे क्लाइंट यूके महापत्रा के अगेंस्ट में जो सर्वे कंडक्ट करा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अंडर सेक्शन 133A में, वो सब पूरी तरह से इल्लीगल है, वो पूरी तरह से इल्लीगल है। प्लस एक्शन टेकन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट is against section 126 of Indian Evidence Act। इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब जब डिपार्टमेंट ने अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने से मना कर दिया, यूके महापत्रा जी ने रिट पिटीशन फाइल करी। दोबारा से केस बता देता हूं। यूके महापत्रा जी एक सीए फर्म थी, ऑडिटिंग वगैरह, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विस वगैरह का काम करते थे। 28 मई 2008 को इनकम टैक्स ने सर्वे किया और इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज कर लिए, कुछ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया और कुछ जो है उन्होंने रिटेन कर लिया, इंपाउंड कर लिया। ठीक है, इंपाउंड कर लिए, रिटेन कर लिया। यूके महापत्रा जी ने रिक्वेस्ट करी कि भैया हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने रिटेन करे हैं वापस कर दीजिए, मेरे बड़े काम की चीजें हैं। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं साहब अभी हम वापस नहीं कर सकते इसको। उन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी। उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास जो मेरे फर्म पे इनकम टैक्स ने जो सर्वे कंडक्ट किया ना सेक्शन 133A में, वो पूरी तरह से इल्लीगल है, वो पूरी तरह से इल्लीगल है। प्लस इनकम टैक्स वालों ने सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस का भी ध्यान नहीं रखा, अपनी मनमर्जी कर ली उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 126 का भी ध्यान रखा, पूरी अपनी तरह से मनमर्जी कर रहे हैं।
उन्होंने और बोला कि साहब मेरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट भी रख लिए, मुझे रीजन भी नहीं बताया गया, विदाउट रिकॉर्डिंग रीजन मेरे सारे जो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट रख लिए। ये उन्होंने अपनी बात बोली कोर्ट में, ठीक है। अब डिपार्टमेंट भी तो कुछ ना कुछ बात बोलेगा, डिपार्टमेंट ने क्या बात बोली होगी भाई, डिपार्टमेंट भी तो कुछ ना कुछ बोलेगा। ये तो उन्होंने अपनी बात बोल दी कि भैया जो आपने काम करा बिल्कुल गलत काम करा है, सर्वे ही गलत है, मेरे फॉर्म पे सर्वे होना ही नहीं चाहिए था, आपने पता नहीं किस बेसिस पे सर्वे कर दिया, सब इलीगल काम कर रहे हो, सब इलीगल काम कर रहे हो। एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला इसने, यूके महापात्रा के लॉयर ने, उनके साइड से उन्हें बोला कि साहब सेक्शन 133A के तहत, अगर आप सेक्शन 133A को जरा दोबारा से देखोगे, वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या कवर अप करा हुआ है सर्वे करने के लिए, वहां पे असेसिंग ऑफिसर वर्ड लिखा है और टैक्स रिकवरी ऑफिसर लिखा है, इनकम टैक्स ऑफिसर को कवर नहीं करा हुआ है, ठीक है। ये बात बोली यूके महापात्रा के लॉयर ने। देखिए कितना अच्छा पॉइंट पकड़ा कि साहब इनकम टैक्स ऑफिसर ने मेरे यहां सर्वे करा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए जज साहब, क्या सेक्शन 133A में इनकम टैक्स ऑफिसर कोई राइट भी है सर्वे करने का? और ये इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे यहां के सर्वे कर रहा है, तो सर्वे पूरी तरह इलीगल है। डिपार्टमेंट के लॉयर बात सुनते रहे, अब डिपार्टमेंट के लॉयर की बात आई। अब डिपार्टमेंट इनकम टैक्स से डिपार्टमेंट के लॉयर ने क्या बोला, देखिए उन्होंने कहा साहब जो हमने सर्वे करा है ना अंडर सेक्शन 133A, वो पूरी तरह से लॉ के अकॉर्डिंग ही करा है। जो हमने सर्वे करा है सेक्शन 133A के अंदर, वो हमने पूरी तरह लॉ के अकॉर्डिंग ही करा है। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमने रिटेन करी है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने रिटेन करी है, ऐसा नहीं है इसको हम अपने पास रखेंगे, इसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को हम हैंड ओवर कर देंगे, और उनको अगर कुछ क्लैरिफिकेशन होगा तो वो असेसी से कुछ इंफॉर्मेशन मांग लेंगे, अदरवाइज हम वो बुक्स ऑफ अकाउंट उनको वापस कर देंगे। जो भी 10-12 दिन का टाइम होता है, पहले टाइम तो कम था, अब तो 15 दिन हो गए, पहले टाइम कम हुआ करता था, जो भी 8-10 दिन का टाइम है, हम उस टाइम के दौरान उस बुक्स को वापस कर देंगे। अब बात ये आ रही थी कि साहब उस सीए फर्म पे सर्वे क्यों करा गया। अब क्वेश्चन ये आता था इनकम टैक्स ने सर्वे करा क्यों। अब देखिए पॉइंट क्या था, उन्होंने कहा कि साहब हम पागल नहीं है जो हमने इस यूके महापात्रा पे सर्वे करा। हमें सर्वे का कारण यह है कि एक कंपनी है, उसका नाम है सिराजुद्दीन एंड कंपनी, इस पे सर्च चल रही है, इस पे सर्च एंड सर्वे चल रहा है इस कंपनी पे, और इस कंपनी पे सर्च एंड सर्वे के दौरान हमें पता चला कि इस कंपनी की जो सेल प्रोसीड्स है ना, इस कंपनी की जो सेल प्रोसीड है वो यूके महापात्रा भी रिसीव करते हैं। जो सिराजुद्दीन एंड कंपनी पे कुछ सर्च एंड सर्वे चल रहा है, और इस कंपनी की जो सेल प्रोसीड है ना, वो यूके महापात्रा भी रिसीव करते हैं। प्लस यूके महापात्रा कंपनी के ऑफिस में हमें कुछ साइन करे हुए ब्लैंक चेक्स मिले हैं, कुछ साइन करे हुए ब्लैंक चेक्स मिले हैं जो कि सिराजुद्दीन एंड कंपनी के हैं, साइन करे हुए ब्लैंक चेक मिले हैं जो कि सिराजुद्दीन एंड कंपनी के हैं। हमने यूके महापात्रा पे जो सर्वे कंडक्ट करा है वो ये अज्यूम करके करा है, या हमने ये मान के करा है कि यूके महापात्रा सिराजुद्दीन एंड कंपनी की एक बिजनेस प्रीमाइसेस ही है। हमने यूके महापात्रा पे सर्वे 130A में यूके महापात्रा पे इसलिए नहीं करा कि उनका कोई ऐसा बिजनेस है गड़बड़ कर रहे हैं, हमने इसलिए करा है कि जो सिराजुद्दीन एंड कंपनी है वहां पे सर्च एंड सर्वे चला है, और वहां पे सर्च एंड सर्वे होने के दौरान हमें पता चला वहां की कुछ सेल प्रोसीड यूके महापात्रा रिसीव करते हैं, और सिराजुद्दीन एंड कंपनी के कुछ साइन करे हुए ब्लैंक चेक यूके महापात्रा के ऑफिस में पाए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यूके महापात्रा सिराजुद्दीन एंड कंपनी की एक बिजनेस प्रीमाइसेस है।
ठीक बात है। अब इतनी बात उन्होंने प्रूव कर दी कोर्ट में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि भैया सेक्शन 133A में अगर हम देखिए, यहां पर भी अगर मैं आपको सेक्शन 133A दिखाऊं, अगर हम यहां पे सेक्शन 133A देखें, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट था और डिपार्टमेंट ने उस पॉइंट की कैसे धज्जियां उड़ाई वो भी देखेंगे। देखिए 133 में जो इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर द पर्पज दिस सेक्शन, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असेसिंग ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर या फिर इंस्पेक्टर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। यहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर कहां है? सेक्शन 133 की अथॉरिटी है ये। यहां पर कहीं पे भी इनकम टैक्स ऑफिसर तो कहीं मेंशन है ही नहीं। अब यहां पर ये पॉइंट फंसा था, पॉइंट यहीं पर ही फंसा था। यूके महापत्रा इसी चीज पर हल्ला मचा रहा था कि साहब 133A के तहत ना जो सर्वे करने की पावर है वो इनकम टैक्स ऑफिसर को है भी क्या? 133 में इनकम टैक्स ऑफिसर कहीं नहीं लिखा है। क्या वो इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर है भी? 133 में तो पावर है ही नहीं। डिपार्टमेंट ने कहा यूके महापत्रा जी आप हमारी बात सुनिए और जरा सेक्शन 2 पे आइए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 और सेक्शन 2 क्लॉज 7 पे आइए और वहां पे जरा असेसिंग ऑफिसर का मतलब समझिए। सेक्शन 133A में असेसिंग ऑफिसर ऑथराइज है सर्वे करने के लिए। हाँ जी, असेसिंग ऑफिसर ऑथराइज है सर्वे करने के लिए। अब असेसिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है जरा सेक्शन 2(7) में देखिए। असेसिंग ऑफिसर मतलब ACIT, DCIT, ADIT, DDIT और ITO इनकम टैक्स ऑफिसर और ITO इनकम टैक्स ऑफिसर हु इज वेस्टेड विद द रेलेवेंट ड्यूरेशन बाय बजट डायरेक्टर ऑर्डर बाय द CBDT। क्या असेसिंग ऑफिसर ITO इनकम टैक्स ऑफिसर अब हो सकता है? अब हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्वे कंडक्ट करी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ITO के द्वारा वो सर्वे अभी तक तो गलत नहीं लग रही है, अभी तक तो गलत नहीं लग रही है। ठीक बात है। अब कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया होगा? अब आपको क्या लग रहा है कोर्ट ने क्या डिसाइड करा होगा? अभी तक हम अगर बात करें कि भाई SR बाटली बॉय में कोर्ट ने बोला कि भाई उस ऑडिटर के पास बाकी क्लाइंट्स की भी इंफॉर्मेशन है, इसलिए उसका लैपटॉप सीज नहीं किया, इसका इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। अब अगर इस केस में यूके महापत्रा के केस में देखा जाए, उस सीए के ऑफिस में जो सर्वे कंडक्ट हुई वहां से जो इंफॉर्मेशन मिली होगी, क्या वहां पर भी और भी क्लाइंट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी? हाँ सर, और भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को खंगाल के हो सकता है कोई बुक्स ऑफ अकाउंट रिटेन करे हो जिसपे बाकी क्लाइंट की भी इंफॉर्मेशन हो? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बाकी क्लाइंट की भी इंफॉर्मेशन हो। तो जो यूके महापत्रा वो तो इसी चीज के लिए हल्ला मचा रहा था कि साहब मेरे पास बाकी क्लाइंट की भी इंफॉर्मेशन है, मैं ऐसे कैसे मेरे में सर्वे कंडक्ट हो सकती है। लेकिन इनकम टैक्स का पॉइंट भी वैलिड था कि यूके महापत्रा पे हमने सर्वे इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई दिक्कत थी या उसके कोई इनकम ऐसा, हमें दिक्कत थी जो इसका कनेक्शन थे सिराजुद्दीन एंड कंपनी से। हम सिराजुद्दीन एंड कंपनी पे सर्च एंड सर्वे कर रहे थे, वहां पे हमें पता चला कि उनकी कुछ सेल प्रोसीड इसके यहाँ आती है, उनके कुछ ब्लैंक चेक इसके यहाँ पड़े हुए हैं, इसका उनके कुछ बिजनेस, उनकी कुछ ग्रुप कंपनीज में एड्रेस इनके ऑफिस का है। तो इस वजह से हमने यूके महापत्रा पे सर्वे कंडक्ट करा है। और कोर्ट ने जवाब दिया, कोर्ट ने क्या बोला कि सर्वे ऑफ सीए ऑफिस एंड इंपाउंडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द असेसी would not constitute breach of privilege to which professional like a practice accountant lawyer would be entitled. Hence, both survey and consequent impounding of document would be in order. इसका मतलब यूके महापत्रा पे की गई सर्वे बिल्कुल जायज है। जबकि हमें ऐसा लग रहा था कि सर SR बाटली बॉय में दूसरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, लेकिन यहां पे केस थोड़ा सा अलग था। ये उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट था कि साहब यूके महापत्रा पे जो भी सर्वे कंडक्ट किया है वो बिल्कुल ऑर्डर में है,
क्योंकि उसका कनेक्शन दूसरे बिजनेस प्रेमाइसेस है जहां पे सर्विस ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ये दो केस करने के बाद अब आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डीम्ड सीजर का। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डीम्ड सीजर का। हमने फर्स्ट प्रोवाइजो तो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मैंने फर्स्ट प्रोवाइजो बताया था। इसको तो मैं फर्स्ट प्रोवाइजो हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था। अब जरा पढ़ते हैं हम इसका सेकंड प्रोवाइजो। सेकंड प्रोवाइजो देखिए क्या है, डीम्ड सीजर। अब ये क्या कहता है डीम्ड सीजर, आपको पता होगा पहले जो कंप्यूटर्स वगैरह होते थे, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स वगैरह होते थे जो बड़े सुपर पावर होते थे, बहुत बड़े साइज के होते थे। ठीक है, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर वगैरह बड़े बहुत बड़े बड़े साइज के हो सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मिस्टर दाऊद, मिस्टर दाऊद हैं, इनके यहाँ रेट पड़ी इनकम टैक्स की, इनके यहाँ रेट पड़ी इनकम टैक्स की, और डिपार्टमेंट को जो भी कैश ज्वेलरी वगैरह मिला सबको सीज कर लिया, स्टॉक इन ट्रेड को एक्सक्लूड करके। हम जैसे हमने बात करी थी, कैश तो तब भी सीज हो जाएगा, ज्वेलरी का स्टॉक इन ट्रेड सीज नहीं होगी, तो कुछ भी स्टॉक का पार्ट नहीं था। मिस्टर दाऊद के यहाँ रेट पड़ी और डिपार्टमेंट को जो भी कैश ज्वेलरी वगैरह कुछ भी जो भी मिला उन्होंने उठा के उसको सीज कर लिया। जब उनकी बिजनेस उनके रेजिडेंस पर रेट पड़ रही थी, उनके रेजिडेंस में एक दरवाजा था जिसपे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। अब डिपार्टमेंट की नजर गई इस दरवाजे पे, डिपार्टमेंट की गई इस दरवाजे पे, और डिपार्टमेंट का भाई दरवाजा खोलिए। दाऊद ने मना कर दिया, भाई रहने दे, ये दरवाजा नहीं खुल पाएगा, इसमें कोई दिक्कत है। नहीं साहब दरवाजा खोलिए। दरवाजा तोड़ दिया गया। जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर आरडीएक्स भरा हुआ था, अंदर आरडीएक्स भरा हुआ था जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी। अंदर आरडीएक्स भरा जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी। भाई देखिए आरडीएक्स वगैरह भी कॉस्टली आता है, बॉम्ब वगैरह में यूज होता है। अब ये अगर डिफेंस सिस्टम यूज करे तो ठीक, लेकिन बाकी तो इलीगल ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कैश और ज्वेलरी सीज करा गया है ये तो डिपार्टमेंट अपने साथ लेके चला जाएगा, लेकिन ये जो आरडीएक्स है जो इस कमरे में भरा हुआ है, क्या डिपार्टमेंट इसको उठा के अपने ऑफिस ले जाएगा? आंसर इज नो। अगर मान लीजिए आरडीएक्स ना होते, पुराने जमाने की बात करें, अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे पहले जो बहुत बड़े बड़े साइज के होते थे, जिन्हें सीज करके ले जाना इम्पॉसिबल था। भाई इतने भाई पूरे कमरे के बराबर कंप्यूटर कैसे सीज करो, पहले की बात अगर हम बात करें, ये प्रोविजन तो काफी पुराने बने हुए हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो प्रोविजन कहता है, डीन सीजर कहता है कि साहब अगर कोई आर्टिकल ऐसे नेचर का है, अगर कोई आर्टिकल ऐसे नेचर का है जिसको सीज करना मुश्किल है। क्यों सीज करना मुश्किल है? हो सकता है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हो सकता है वो बहुत डेंजरस नेचर का है, या कुछ भी XY रीजन है। कई ऐसा आर्टिकल है जिसको सीज करना मुश्किल है, जिसको सीज करना इम्पॉसिबल है, जिसको सीज करना नहीं किया जा सकता। तो एक काम करते हैं, एक ऑर्डर पास कर देंगे, उस ऑर्डर में लिख देंगे कि भैया देखिए ये जो सामान यहां पड़ा है ये इनकम टैक्स के बिना, इनकम टैक्स के परमिशन के बिना इसको ना ही कोई छू सकता है, ना ही कोई यहां से लेके जा सकता है। अगर इससे कोई छेड़छाड़ करनी है तो पहले इनकम टैक्स की अप्रूवल, उस ऑथराइज ऑफिसर की अप्रूवल लेंगे, तभी आप इस सामान को, इस आर्टिकल को छू सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ डिपार्टमेंट ने इस आरडीएक्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर को सीज करा है, लेकिन अपने साथ लेके नहीं जा पाए। सीज कर दिया लेकिन अपने साथ लेके नहीं जा पाए। इसका मतलब क्या हुआ? दाऊद के घर में ही इसको सीज कर दिया। क्या इसको मैं डीम्ड सीजर कहूंगा? हाँ जी, डीम्ड सीजर है
कि सीज तो है लेकिन डिपार्टमेंट उसको लेके नहीं जा पाया, लेकिन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, इसको ना कोई छेड़ेगा ना कोई हिलाएगा, अगर इससे कोई छेड़छाड़ करनी है तो पहले हमारी परमिशन लीजिए। इसका मतलब डिपार्टमेंट ने उसको उसके घर में ही उस आर्टिकल को, उस जो भी प्रोडक्ट हो उसको वहां पर सीज कर दिया। तो इसी तरह की कुछ बात बोलता है सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 132 डीम्ड सीजर। देखिए, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल to take possession of any valuable article or thing and remove it to a safe place due to its volume, weight या other physical characteristics or due to its being in dangerous nature. The authorized officer may serve an order on the owner or the person who is in immediate possession thereof that he shall not remove, part with or otherwise deal with it except with previous authorized officer shall be deemed to be seizure of such valuable article or thing. However, such deemed seizure would not apply. ये तो देखिए, जब हम स्टॉक इन ट्रेड को सीज ही नहीं कर सकते तो स्टॉक इन ट्रेड का जो तो ऐसे प्रोडक्ट पे जो कि स्टॉक इन ट्रेड है उस पर डीम सीजर का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। जब एक्चुअल सीजर का नहीं होता तो डीम सीजर का भी अप्लाई नहीं होगा। डीमिंग सीजर वुड नॉट अप्लाई टू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बिजनेस। अगर वो आरडीएक्स उसके बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड है, दाऊद के लिए तो स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन अगर वो ऐसा कोई स्टॉक इन ट्रेड है उसके किसी बिजनेस का, तो उसको पे डीम सीजर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये था सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 132(1) डीम्ड सीजर। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। रिस्ट्रेन ऑर्डर सेक्शन 132(3) रिस्ट्रेन ऑर्डर। अब अभी हमने क्या पढ़ा, सेकंड प्रोवाइजो पढ़ा। हमने सेकंड प्रोवाइजो में पढ़ा कि भैया अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जो है वॉल्यूम में ज़्यादा है या डेंजरस वगैरह नेचर का है, उसको अगर सीज नहीं किया जा सकता तो डीम्ड सीजर होगा, लेके नहीं जा पाए तो डीम्ड सीजर होगा, और विद उसकी छेड़छाड़ करने से पहले परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी। अब एक केस और दूसरा लेते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर दाऊद के यहां कैश मिला, कुछ ज्वेलरी मिली, और एक इनके यहां अलग बॉक्स था, एक अलग अलमीरा थी। यहां पर कुछ ये काम करते हैं, दाऊद के यहां कैश मिला, उसको सीज कर लिया डिपार्टमेंट ने। एक यहां पर बॉक्स था, यहां पर कुछ ज्वेलरी थी। डिपार्टमेंट ने कहा ये ज्वेलरी भी सीज कर लेंगे हम, तो ये तो तुम्हारी ज्वेलरी है। दाऊद ने कहा सर देखिए ये ज्वेलरी मेरी नहीं है। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भैया तेरे घर में मिली है, तेरी कैसे नहीं है ज्वेलरी है? भाई तेरे घर में मिली है, तेरी ज्वेलरी कैसे नहीं है? उसने कहा सर ये मेरी ज्वेलरी नहीं है, मेरा भाई अबू सलेम, मेरा भाई है अबू सलेम, ये ज्वेलरी बेसिकली उसकी है, उसकी बीवी की ज्वेलरी है। अगर दाऊद ये बात प्रूव करने में कामयाब हो जाता है कि साहब ये जो ज्वेलरी अलग से मिली है डिपार्टमेंट को, ये उसकी ज्वेलरी नहीं है और उसके किसी रिलेटिव की है या किसी और की ज्वेलरी है, लेकिन उसके पास रखी हुई है किसी वजह से, और डिपार्टमेंट को ये बात प्रूव करने में के लिए वो प्रूव कर देता है इस बात को, तो साहब डिपार्टमेंट ना उसको फिर सीज नहीं करेगा, उसको डिपार्टमेंट फिर सीज नहीं करेगा। क्या करेगा देखिए जरा, यहां देखते हैं कि फर्दर वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज, वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट या मनी बुलियन ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग, सीज नहीं करा फॉर रीजन अदर देन मेंशन अबव। ये जो ऊपर रीजन हमने पढ़े ना सेकंड प्रोवाइजो में कि भाई वॉल्यूम ज्यादा था, वेट ज्यादा था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इनके अलावा अगर कोई और रीजन की वजह से डिपार्टमेंट सीज नहीं कर पा रहा है तो ऑथराइज ऑफिसर सर्व करेगा ऑर्डर ऑन द ओनर और द पर्सन हु इज इमीडिएट पोजीशन और कंट्रोल देयरऑफ दैट ही शैल नॉट रिमूव पार्ट विद और अदरवाइज डील विद except with the previous permission of such officer, and such officer may take such step as may be necessary for insurance compliance। ये लगभग जो हमने डीम सीजर में पढ़ा कि भैया बिना परमिशन लिए आप छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, अगर कोई छेड़ाछाड़ी करनी है तो पहले ऑथराइज ऑफिसर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने डीम सीजर में भी ये पढ़ा था। और रिस्ट्रेन
ऑर्डर में भी कुछ यही बात पड़ी है, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस क्या है, सर्विंग ऑफ एन सच ऑर्डर, मतलब 132(3) में जो रिस्ट्रेंट ऑर्डर पास किया जाएगा, 132(3) में जो रिस्ट्रेंट पास ऑर्डर पास किया जाएगा, shall not be deemed to be seizure of such books of account or valuable article or thing. वो सीजर नहीं माने जाएंगे। यहां पे लिखा है ऑथराइज ऑफिसर में सर्व एन ऑर्डर ऑन द ओनर और द पर्सन हु इज इमीडिएट पोजीशन और कंट्रोल देयरऑफ दैट he shall not remove, part with or otherwise deal with except with the previous permission of such officer, and such officer may take such steps as may be necessary for insurance compliance. लेकिन क्या हमने यहां पर कहीं पढ़ा कि डीम्ड सीजर होगा, जो कि हमने डीम्ड सीजर सेकंड प्रोवाइजो में पढ़ा है। यहां पे हमने पढ़ा था ना कि ऐसा डीमिंग सीजर, ये डीम्ड सीजर माना जाएगा, लेकिन यहां पर ये डीम्ड सीजर नहीं होगा। shall not be deemed to be seizure such books of account valuable. Such order is commonly known as अटैचमेंट ऑर्डर। एक होता है सीज कर देना, ठीक है, हमने सीज कर लिया। एक होता है सेकंड प्रोवाइजो में डीम्ड सीजर, कि साहब सीज नहीं कर पाए क्योंकि बहुत वॉल्यूम था, इसलिए हमने जहां पर थी वहीं पर उसको जो है सीज कर दिया और बोल दिया बिना हमारी परमिशन के, कुछ छेड़ाछाड़ नहीं, हमने वहीं पर उसको डीम्ड सीजर कर दिया। एक होता है रिस्ट्रेंट ऑर्डर में अटैच कर देना, कि साहब ठीक है, हो सकता है आपके भाई की हो, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके भाई की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को रिमूव करने से पहले हमसे पहले परमिशन लो, डिपार्टमेंट से परमिशन लो, और डिपार्टमेंट ये पूरी ध्यान देगा कि शायद इसका कंप्लाइंस हो, इस चीज का पूरा ध्यान देगा, लेकिन ये सीजर नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ अटैचमेंट ऑर्डर है, ये सिर्फ अटैचमेंट ऑर्डर है। और अब होता क्या था कि इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह जो भी डिपार्टमेंट के ऑथराइज ऑफिसर थे, अटैचमेंट करके भूल जाते थे, अटैचमेंट करा और अटैचमेंट करके भूल गए। सेक्शन 132(3) में अटैचमेंट करा ऐसी प्रॉपर्टी का, ऐसे वैल्यूएबल आर्टिकल का, और अटैचमेंट करके भूल गए। तो लॉ ने कहा साहब ये बार बार उनको फिर असेसी कहेगा कि भैया अटैचमेंट उसको मेरा जो है छोड़ दो, ये दिक्कत आएगी बार बार। इसलिए लॉ ने क्या काम करा, उन्होंने कहा कि 60 दिन के बाद ना ये अटैचमेंट अपने आप ही खत्म हो जाएगा, 60 दिन के बाद ये अटैचमेंट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। Such orders shall not be in force for a period exceeding 60 दिन से ज्यादा ये ऑर्डर नहीं रहेगा from the date of the order. Restraint order सेक्शन 132(3) में जो ऑर्डर दिया जाएगा, उस ऑर्डर से 60 दिन तक ही ये ऑर्डर वैलिड होगा, उसके बाद ये ऑर्डर वैलिड नहीं होगा। 60 दिन के बाद ये खुद ही अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। रिस्ट्रेंट ऑर्डर सेक्शन 132(3) में जो पास किया जाता है वो 60 दिन के बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। शेल नॉट बी इन फोर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, सेक्शन 132(8)A। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सेक्शन 132(3) पढ़ोगे ना, इसके साथ सेक्शन 132(8)A भी आपको साथ ही साथ पढ़ना पड़ेगा, जो कि टाइम पीरियड बताता है कि ये अटैचमेंट ऑर्डर कब तक वैलिड रहेगा, जो कि 60 दिन तक मैक्सिमम पीरियड रहेगा। 60 दिन के बाद वो अपने आप ही नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने सेक्शन 132 में ये यहाँ तक रिस्ट्रेंट ऑर्डर, 2 प्रोवाइजो पढ़ लिए, सेक्शन 8A के बारे में आइडिया ले लिया। अब हम थोड़ा सा और इसके आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।